राधे राधे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से जारी होगी। जैसा कि साथियों आपने पढ़ा था वन टॉपिक, और वन टॉपिक में हमने स्वर के बारे में चर्चा कर ली थी, व्यंजनों के बारे में चर्चा कर ली थी। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं और उसके बाद आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, संज्ञा। आज बात कर रहे हैं हम प्यारे साथियों उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का क्या क्या वर्गीकरण रखा गया है। किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। किसका? व्यंजनों का। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर किसका वर्गीकरण? व्यंजनों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्यारे साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण के आधार पर, और यहाँ से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बात करें उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, मूल रूप से कितने प्रकार से किया गया है, अधिकांश यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बात करें उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 5 रूप से किया गया है। कितने रूपों से किया गया है? 5 रूपों से किया गया है। पहले नंबर पर हम बात करते हैं कंठ की, उसके बाद में बात करते हैं तालु की, उसके बाद में बात करते हैं मूर्धा की, जो जिह्वा से ऊपर का भाग होता है, ऊपरी भाग को कहते हैं हम मूर्धा। उसके बाद में हम बात करते हैं दंतों की, और उसके बाद में हम बात करते हैं ओष्ठों की। तो कितने आधार पर बांट दिए गए हैं? 5 भागों के आधार पर बांट दिया गया है। पहला है कंठ, दूसरा है आपका तालु, तीसरा है आपका मूर्धा, और चौथा है आपका दंत, और 5वां है आपका ओष्ठ के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। जबकि हमने स्वर के अंतर्गत पढ़ा था कि स्वर के 6 भेद होते हैं, मुखाकृति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर और ओष्ठाकृति के आधार पर। जबकि हम पढ़ने वाले हैं आप उच्चारण के आधार पर कितने भेद माने गए हैं? 5 माने गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये क्वेश्चन कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकारों से किया गया है, या फिर कितने प्रकार से होते हैं। कौन? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आगे बात करते हैं कंठ में कौन कौन से वर्ण रखे गए हैं, तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, दंत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ओष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? हम इनके आधार पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कंठ के आधार पर। किसके आधार पर? कंठ के आधार पर। कंठ के आधार पर, कंठ के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? कंठ के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो यहाँ बात कर लेते हैं हम कंठ के आधार पर। तो इसमें एक में सूत्र लिखती हूँ और उसका आपको वर्ण देखने हैं कौन कौन से इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं। किसके आधार पर? कंठ के आधार पर। बात करें पहला अ कु है, अकु है विसर्ग कंठ, अकु है विसर्ग कंठ। तो कौन कौन से आते हैं? आ से लो ए, आ से निकालो आ और दीर्घ आ दीर्घा। कै वर्ग से निकालो कै, खे, गे, घे, और पंचम वर्ण कौन सा होता है? ण। है से निकालो तो है वर्ण भी हमारा कंठ के अंतर्गत आता है, और उसके बाद में बात करते हैं हम विसर्ग की। ये सभी किस में आते हैं? कंठ में रखे जाते हैं।
कंठ में रखे जाते हैं। कौन कौन से? ये अकु है विसर्ग कंठ है, ये आपको लाइन याद करनी पड़ेगी। अकु है विसर्ग कंठ है। आ से निकालो ए आ, फिर का वर्ग को निकाल दो, कै वर्ग के पांचों वर्ण, उसके बाद में है निकालो और उसके बाद में विसर्ग। तो किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी कंठ के अंतर्गत आते हैं। अकु है विसर्ग कंठ है, ए दीर्घा प्लस कै वर्ग प्लस है और प्लस विसर्ग कंठ के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं तालु की। तो तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? दूसरा मैंने लिखा तालु, और तालु के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? तालु के बारे में पढ़े तो तालु के अंतर्गत आने वाले हैं इचुए सा तालु। क्या आएगा? इचुए सा तालु, इचुए सा तालु। तो इसे निकालो, ई और दीर्घ ई, ई और दीर्घ ई, ये दोनों ई किसके अंतर्गत आएंगी? तालु के अंतर्गत आती हैं। ई इसे निकालो, ई और इसे निकाल दो, ई और दीर्घ ई। इसे क्या निकालेंगे? ई और दीर्घ ई। निकाल दिया इसे, ई प्लस दीर्घ ई। च से निकालेंगे च वर्ग, च छ झ और न। उसके बाद में बात करेंगे यह की। यह वर्ण किस में आता है? यह वर्ण भी आपके तालु के अंतर्गत आता है। आपको बस यही याद करना है, इचुएसा तालु। ई और ई दोनों ई किस में आती है? तालु में आती है। च वर्ग किस में आता है? तालु में आता है। यह किस में आता है? तालु में आता है। और इसे कहते हैं हम तालु सा, अक्सर पूछा जाता है। तो आपको सा का क्रम भी याद रखना पड़ेगा। तालु, तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण रखे गए हैं? तालु के अंतर्गत वर्ण रखे गए हैं इचुएसा तालु, ई छ छ झ न और या और शा। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तालु के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से तालु के अंतर्गत वर्ण नहीं आता है। निम्न वर्णों में से, या फिर कह सकते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर तालु का वर्ण नहीं है या तालु नहीं है, और मैंने इसकी जगह पर लिख दिया ए और आई। तो कौन सा होगा? ए आई तालु वर्ण नहीं होते हैं। कौन से होते हैं? बाकी के सभी तालु वर्ण होते हैं। समझ में आया? इचुएसा तालु, ई या च वर्ग और शा। सा कौन सा? तालु सा। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कौन सा आएगा? तीसरा आएगा आपका, तीसरा आपका आने वाला है कौन सा? मूर्धा। आपने पढ़े होंगे मूर्धा। और मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण समाहित किए गए हैं या अंतर्गत आते हैं? यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो मूर्धा के अंतर्गत आते हैं रिटोर शा मूर्धा। कौन सा? रिटोर सा मूर्धा। ये आपको याद रखना है। रिटोर शा मूर्धा कौन कौन से वर्ण आएंगे? री से निकालो री, क्योंकि हिंदी में हमेशा छोटी रे ही आती है। कभी भी बड़ी रे का प्रयोग हिंदी के अंतर्गत नहीं किया जाता है। री। ट वर्ग से निकालो ट, ठ, ड, ढ, ण। यदि मैं इनके नीचे नुक्ता लगा दूं तो कौन से वर्ण कहलाते हैं? इन्हें हम कहते हैं ताड़न चात या उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। जबकि ट वर्ग में कभी भी नुक्ता का प्रयोग नहीं होता है, तो इसीलिए कभी भी इनका प्रयोग नहीं होगा। किसका? नुक्ता का। ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद में किसकी बारी आएगी? रा की। तो रा भी किसके अंतर्गत आता है? मूर्धा के अंतर्गत आता है। और श भी किसके अंतर्गत आता है? ये वाला पेट जिसका कटता है वह मूर्धा के अंतर्गत रखा जाता है। तो मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? मूर्धा के अंतर्गत आपके यही वर्ण आते हैं। ट वर्ग,
प्लस री प्लस रा प्लस सा, ये वर्ण किसके अंतर्गत आए हैं? मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं मूर्धा के बाद में किसकी बारी आती है? तो दंत की बारी आती है। तो देखते हैं दंत में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तीसरे की बात करूं मैं दंत की, तो दंत के बारे में देख लेते हैं। मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं? उच्चारण की दृष्टि से भेद माने गए हैं। उच्चारण की दृष्टि से मूल रूप से 5 भेद होते हैं। कंठ की बात मैंने कर ली, अकु है, विसर्ग कंठ है। तालु की बात कर ली, इचु है, सा तालु। ऊपर मूर्धा की बात कर ली, रिटुर सा मूर्धा। अब बात करने वाले हैं हम किसकी? तुलसा, तुलसा दंत, तुलसा दंत, तुलसा दंत। अब इसमें से कौन कौन से वर्ण रखे गए हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो तुलसा दंत में ते, थे, दे, धे, ने। आगे कौन है? ले। और आगे कौन है? शा। तो तीनों सा का जो उच्चारण स्थान है वह अलग अलग होता है। यदि मैं बात करूं तीनों शा के बारे में, तो तीनों शा के बारे में यदि मैं बात कर लेती हूं, इन्हें कहते हैं हम दंत। तीनों शा के बारे में बात करूं तो इसे कहते हैं तालु सा, इसे कहते हैं दंत सा, और इसे कहते हैं हम मूर्धन्य शा। सा का क्रम भी देख लो, ये गलत है। सा का क्रम, सा का क्रम होता है आपका, ये होता है आपका तालुशा, ये हो गया आपका मूर्धन्य शा, और ये हो गया आपका दंत सा। तो कितने सा होते हैं? 3 सा होते हैं। कौन कौन से? तालुसा, मूर्धन्य शा और दंत शा। तो इनके उच्चारण स्थान को एक बार देख लेते हैं। तुलसा दंत, तय वर्ग किसके अंतर्गत आता है? दंत के अंतर्गत आता है। लय किसके अंतर्गत आता है? दंत के। और स भी दंत के अंतर्गत आता है। इसके बाद में चर्चा करते हैं दंत के बाद में ओष्ठ। 5वां नंबर कौन सा है? आपका ओष्ठ का। किसका नंबर है? ओष्ठ का। 5वां है आपका ओष्ठ। और ओष्ठ कौन से होते हैं? ओष्ठ कौन से होते हैं? उपो ओष्ठ, उपो ओष्ठ, उपो ओष्ठ, उपो ओष्ठ। तो ऊ से निकालो छोटा और दीर्घ ऊ, दोनों ऊ निकल गए। और अ से निकालो, पा से निकलेगा पै वर्ग। और पा वर्ग में कौन कौन है? पा, पा। ऊ से निकालो, कौन कौन से निकलेंगे? ऊ से निकालो छोटा और दीर्घ ऊ। जबकि पै से निकलने वाले हैं आपके पै वर्ग। और पै वर्ग के अंतर्गत कौन आते हैं? पै, बै, भै और मैं। किसके अंतर्गत आते हैं ये सभी ओष्ठ के अंतर्गत रखे गए हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से कितने भाई भेद होते हैं? उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के भेद होते हैं 5। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट अब आते हैं आपके नासिक्य। कौन से? नासिक्य व्यंजन। तो नासिक्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं आपके पंचम वर्ण। क वर्ग का पंचम, च वर्ग का पंचम, ट वर्ग का पंचम, ट वर्ग का पंचम, ट वर्ग का पंचम, और त वर्ग का पंचम, और प वर्ग का पंचम। ये सभी पंचम वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? नासिक्य व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। पंचम वर्ण को हम पंचम वर्ण भी कहते हैं और नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। आगे बात करें ए और ऐ का स्थान कहाँ रखा गया है? तो ए और ऐ का स्थान रखा गया है आपका ऐद तो, ऐ दो तो, कंठ तालु, कंठ और तालु दो से मिलकर बना है कौन?
कंठ और तालु से। कंठ का मतलब होता है और तालु का मतलब, ये दोनों देखेंगे किस किस से मिलकर बने हैं। ए और ऐ किस में आते हैं? कंठ तालु में आते हैं। अब देखते हैं कंठ और तालु से किस प्रकार इसका निर्माण हुआ है। ए होती है आपकी कंठ, आक वर्ण किसके अंतर्गत आता है? कंठ के, जबकि ई किसके अंतर्गत आता है? तालु के। और इन्हीं से मिलकर क्या बना है? कंठ तालु वर्ण बना है। किससे बना है? कंठ और तालु से मिलकर कौन बना है? ए बना है, तो इसका नाम दे दिया कंठ तालु वर्ण। आगे चर्चा करते हैं कंठ तालु के बाद में। आठवीं की, तो ओ और औ का पर उच्चारण क्या रखा है? ओ दो तो। कंठोष्ठ कौन सा है? कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ के अंदर कौन कौन से कंठ और ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण मिलकर बने हैं? तो इनसे निकाल दो ओ और औ। ओ और औ कंठोष्ठ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कंठोष्ठ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कंठोष्ठ के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। जो दांत और ओष्ठ से मिलकर बना है वह वर्ण कौन सा है? वह वर्ण है आपका वा। तो ये किस में आते हैं? दंतोष्ठ के अंतर्गत आते हैं, जबकि कंठोष्ठ के अंतर ओ और औ। इसके बाद में हमने बात की थी बकारस्य दंतोष्ठ। आगे है एक आता है आपका वर्तस्य। यदि आपसे पूछ लिया जाए वर्तस्य व्यंजन, और वर्तस्य व्यंजन के अंतर्गत आपके रखे गए हैं कौन कौन से वर्ण, ये भी देख लेते हैं। वर्तस्य के अंतर्गत रखे गए हैं आपके ना, सा, ला, जा और रा। कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण। किसके अंदर? वर्तस्य। और वर्तस्य का शाब्दिक अर्थ होता है मसूड़े। वर्तस्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मसूड़े। जो ध्वनि मसूड़ों से बोली जाती है, मसूड़ों की सहायता से बोली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। एक ध्वनि आपने पढ़ी होगी काकल्य। कौन सी? काकल्य। और काकल्य का मतलब होता है जो विसर्ग की ध्वनि देता है, कहने का तात्पर्य है हमेशा विसर्ग की ध्वनि देता है, इन्हें कहते हैं काकल्य व्यंजन। ये तो आपके उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन रहे, यहाँ से अक्सर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। आगे जैसे व्यंजन दुत्त और व्यंजन गुत्त, और हिंदी में रा का प्रयोग कितने प्रकार से होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका संज्ञा। यदि मैं बात करूं व्यंजन दुत्त, आपके सामने आए निम्न में से, निम्न शब्दों में शब्दों में से व्यंजन गुच्छ का प्रयोग हुआ है। व्यंजन गुच्छ का प्रयोग हुआ है। निम्न शब्दों में से व्यंजन गुच्छ का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है ये आपको देखना है। ए में लिखो, जैसे मैंने लिख दिया शिष्य। बी में मैंने लिख दिया दिल्ली। सी में मैंने लिख दिया बिल्ली।
और डी में मैंने लिख दिया सच्चाई। निम्न में से व्यंजन गुच्छ का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा इन चारों में से कौन सा शब्द है जिनमें व्यंजन गुच्छ का प्रयोग हुआ है? व्यंजन गुच्छ का मतलब होता है कि वे वर्ण जो एक ही वर्ण से ना बने हों, वे वर्ण जो अलग अलग वर्णों से उत्पत्ति हुई हो। तो कौन कौन से हैं? ये एक ही वर्ण से है ला, और ला की उत्पत्ति ही ला से होती है, इधर भी ला है और इधर चा है। तो ऐसा कौन सा वर्ण है जो अलग वर्ण से निर्माण हुआ है? वह है आपका शिष्य। कौन सा होगा आंसर? ए। कौन सा? शिष्य। तो वह कौन सा वर्ण है जिसमें व्यंजन गुच्छ का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा होगा? आपका शिष्य। नेक्स्ट की बात करते हैं हम व्यंजन द्वुत्व की। निम्न शब्दों में से व्यंजन द्वुत्व का प्रयोग हुआ है। व्यंजन द्वुत्व का प्रयोग हुआ है। निम्न में से व्यंजन द्वुत्व का प्रयोग हुआ है। तो व्यंजन द्वुत्व का प्रयोग किसमें हुआ है ये देखना है आपको। पहला है आपको मैंने लिख दिया विद्या, दूसरे में मैंने लिख दिया कल्प, तीसरे में मैंने लिख दिया शिष्य, तीसरे में मैंने लिख दिया शिष्य और चौथे में मैंने लिख दिया कच्चा। तो कौन सा वर्ण है जिसमें व्यंजन द्वुत्व का प्रयोग हुआ है? ये भी आप लोगों को आना ही चाहिए। तो ऐसा कौन सा वर्ण है जिसमें व्यंजन द्वुत्व का प्रयोग हुआ है? तो वह शब्द है, ये देखो इधर या है और या से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, तो इसका मतलब एक जैसे वर्ण जहां दिखे वहां व्यंजन द्वुत्व होते हैं, या एक ही वर्ण की दोबारा आवृत्ति आए तो वहां व्यंजन द्वुत्व का प्रयोग किया जाता है। तो वह शब्द कौन सा है जिसमें व्यंजन द्वुत्व का प्रयोग हुआ है? तो वह है आपका कच्चा। चा का चा से ही आवृत्ति हुई है या फिर चा से ही निर्माण हुआ है। ये तो रहे आपके व्यंजन द्वुत्व और व्यंजन गुच्छ जो कि पूछे जाते हैं अधिकांश। अब पूछा जाता है आपके हिंदी में रा का प्रयोग कितने प्रकार से किया गया है? हिंदी में रा का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? तो कितने प्रकार से होता है आपका आंसर होना चाहिए 4 प्रकार से होता है। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। पहला है आपका कर्म, दूसरा है क्रम, तीसरा है कर्म और चौथा है आपका प्रकाश। ये तो हो गया प्रकाश। दूसरा है आपका राष्ट्र। तो किसमें कितने प्रयोग होते हैं? हिंदी में रा के 4 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये 2000 SI 2000 में आ चुका है, निम्न शब्दों में से स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है जिसके अंतर्गत स्वर नहीं है। कहने का तात्पर्य आधा रा का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो आधे रा का प्रयोग सिर्फ ऊपर वाले में हुआ है, वरना सभी में क्या है? पूरे रा है। ये पूरा रा है, पूर्ण। ये क्या है? ये भी पूर्ण है और ये भी क्या है? पूर्ण है। टा इसमें आधा है। कहने का अब इधर लिख देते हैं। हिंदी में स्वर रहित रा का प्रयोग, स्वर रहित रा, स्वर रहित रा। और बाकी के तीनों में क्या है? ये पूर्णतः रा होते हैं।
ठीक है। पहले में आपका स्वर रहित रा है, जबकि दूसरे में क्या है, दूसरे, तीसरे और चौथे में पूर्णतः रा होते हैं। आगे बात करें अब संज्ञा। पहली बात, संज्ञा का यदि मैं संधि विच्छेद की बात करूं तो संज्ञा में संधि विच्छेद क्या होगा, तो संज्ञा का संधि विच्छेद होगा सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम, और नामों की अधिक संख्या के कारण इनका दूसरा नाम भी मिलता है महानाम। क्या नाम मिलता है, इसी का दूसरा नाम मिलता है महानाम। संज्ञा का दूसरा नाम क्या मिलता है, महानाम। संज्ञा की अधिक संख्या होने के कारण इनका क्या कर दिया है, महानाम शब्द रख दिया है। कोई भी बच्चा पैदा होता है, जैसे हॉस्पिटल में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सीधा उसका नाम रखते हैं क्या, नहीं। आप कहते हो मुबारक हो आज शीला उत्पन्न हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। हमारी पृथ्वी पर जितने भी काल्पनिक हैं, अकाल्पनिक हैं, जिनके बारे में हम विचार कर सकते हैं और जिनके बारे में हम विचार नहीं कर सकते हैं, सभी की सभी क्या कहलाती हैं, संज्ञा कहलाती हैं। ये पृथ्वी है, पहाड़ें जानते हैं, नदी हैं, कुछ ऐसी चीजें, जीव जंतु हैं, पौधे हैं, जितना भी हम जानते हैं, कल्पना कर सकते हैं, सभी संज्ञा होती है। और जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं वह भी क्या होती है, संज्ञा होती है। तो उसी के आधार पर सम का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक। सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सम्यक। और सम्यक की यदि हम बात करें तो सम्यक होता है ठीक प्रकार से। सम्यक का अर्थ क्या होता है, ठीक प्रकार से, ठीक प्रकार से। सम्यक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, ठीक प्रकार से। और ज्ञा का अर्थ क्या होगा, ज्ञान। क्या होगा, ज्ञान। ठीक प्रकार से जिसका हमें ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसी के आधार पर बात करें, संज्ञा का दूसरा नाम मिलता है नाम, और नाम का भी दूसरा नाम क्या मिलता है, महानाम। महानाम इसलिए कहा गया है कि नाम की जब अधिक संख्या हो जाती है तो इसका नाम क्या कर दिया गया है, महानाम कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि संज्ञा जो टॉपिक है यह किस शब्द के अंतर्गत आती है। क्या ये वर्ण के अंतर्गत आती है, क्या ये शब्द के अंतर्गत आती है, और शब्द में आती है तो किस भेद के अंतर्गत आती है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। संज्ञा स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ये शब्द के अंतर्गत आती है, और शब्द के भेद होते हैं चार, और मैंने इन चारों में से बताया था आपको रूप एवं प्रयोग के आधार पर। रूप एवं प्रयोग के आधार पर, और रूप एवं प्रयोग के आधार पर कितने भेद कर दिए गए थे, दो। कौन कौन से, एक तो है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी का मतलब होता है जो परिवर्तित होते रहते हैं। किसके आधार पर, किसके आधार पर, लिंग, वचन, कारक और काल। कोई दिक्कत नहीं। विकारी में होते हैं परिवर्तन, और परिवर्तन में होते हैं किसके आधार पर परिवर्तन किए जाते हैं, लिंग, वचन, कारक, काल। विकारी शब्द है, और विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से हमारे टॉपिक डाले गए हैं, कौन कौन से बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। देखो परिवर्तन, अब परिवर्तन किसके आधार पर होगा विकारी में, एक तो लिंग, दूसरा वचन, दूसरा कारक और दूसरा काल। अब कैसे हम चेंज कर सकते हैं, पहले चर्चा कर लेते हैं विकारी के अंतर्गत कौन कौन से हेडिंग आती हैं। यदि मैं विकारी के अंतर्गत बात करूं तो विकारी के अंतर्गत आती है आपकी पहले नंबर पर संज्ञा।
कौन सा आता है? संज्ञा। दूसरे में बात करें सर्वनाम, विशेषण और आपकी क्रिया, ये टॉपिक आपके डाले गए हैं। ये टॉपिक डाले गए हैं आपके बेकारी के अंतर्गत, ठीक है। बेकारी कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि संज्ञा में किस किस के आधार पर चेंजिंग आई है। यदि मैं बात करूं लड़का की, यदि मैं बात करूं लड़का, आपको पता है नाम से पहले हॉस्पिटल में यही सूचना मिलती है लड़का हुआ है या फिर लड़की। क्या फिर ये उनके नाम के आधार पर पता है कि गोलू मोलू सोनू पैदा हुआ है? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले हम उसकी जाति के आधार पर बतलाते हैं। यदि मैं लड़का को लिंग के आधार पर बदलूं तो आराम से चेंज हो जाएगा लड़की। तो किसके आधार पर चेंज हो गया? लिंग के आधार पर परिवर्तित होता है कौन? विकारी। और विकारी में कौन सा? संज्ञा। यदि मैं कहूं वचन के आधार पर, तो वचन के आधार पर चेंज कर लेते हैं। वचन के आधार पर मैंने लिखा लड़के, मैंने लिखा लड़के, तो आराम से चेंज हो गया। लड़का से क्या बन गया? लड़के। तो ये भी वचन के आधार पर चेंज हो गए। मैं कहूं कारक के अनुसार क्या चेंज हो जाते हैं? तो देखते हैं संज्ञा चेंज होती है या नहीं। मैंने लड़का को ही लिखा लड़का ने, लड़का ने, लड़का ने, लड़के को। तो ये ने और को ये क्या है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह के अनुसार भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो लड़का संज्ञा है, संज्ञा को मैंने लिंग के आधार पर चेंज किया, संज्ञा को मैंने वचन के आधार पर चेंज किया और संज्ञा को मैंने कारक के अनुसार चेंज किया। मैंने लिखा लड़का जाता है। क्या लड़का में कोई चेंजिंग हुआ? नहीं, लड़का जाता है। जाना तो क्रिया होती है, तो इसी आधार पे लिंग काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो किस आधार पे चेंज होती है संज्ञा? संज्ञा 3 आधार पर परिवर्तित हो जाती है। कितने आधार पर परिवर्तित हो जाती है? 3 आधार पर परिवर्तित हो जाती है। लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, जबकि काल के आधार पर चेंज नहीं होता है। कौन? संज्ञा। तो इतना आपकी समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा भारत, मैंने लिखा अमेरिका, मैंने लिखा चीन, मैंने लिखा इटली, आगे लिखा मैंने राम, आगे लिखा मैंने रोहन, सोहन, मोहन, ठीक है। आगे मैंने लिखा किताबों के नाम, जैसे मैंने ग्रंथों के नाम लिखिए गीता, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, रामचरितमानस। आगे जैसे मैंने लिखा, आगे मैंने लिखा जैसे कि ये हो गए आपके, ये तो मैंने किसके नाम लिख दिए? देशों के। ये नाम लिख दिए मैंने लड़कों के, ये नाम लिख दिए मैंने ग्रंथों के, ये नाम मैंने लिख दिए नगरों के, जैसे जयपुर है, भरतपुर है, उदयपुर है। उसके बाद में मैंने लिखा आगरा। तो ये मैंने नाम लिखे, इन्हीं के आधार पर हम समझने वाले हैं कि संज्ञा होती क्या है।
यदि मैं इनके बारे में बात करूं, भारत, अमेरिका, चीन, इटली, क्या है ये है आपके, क्या है ये है आपके देशों के नाम। क्या है ये? देशों के नाम। क्या है? देशों के नाम। आगे ये किसके नाम है? ये आपके नाम है किसके? लड़कों के नाम। ठीक है, लड़का। आगे किसके नाम है? आगे है ये ग्रंथों के नाम। किसके? ग्रंथों के नाम। आगे ये किसके नाम है? तो ये है आपके नगरों के नाम। अब इसी के आधार पर समझेंगे, क्या देशों में शत्रुता हो सकती है? बिल्कुल जी हाँ, देशों में शत्रुता हो सकती है। क्या लड़कों में मित्रता हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लड़कों में मित्रता हो सकती है। आगे ये ग्रंथ है, और ग्रंथों में क्या हो सकता है? ग्रंथों में आप कह सकते हैं एक प्रिय, या फिर कह सकते हैं, चलो इसको छोड़ो, इसको देखते हैं पहले। जयपुर, भरतपुर, नगरों, और नगरों में क्या हो सकती है? मित्रता हो सकती है। क्या होती है? मित्रता। क्या होती है? मित्रता होती है। और इससे क्या चेंज हो जाते हैं? चलो इसको छोड़ो। ग्रंथों से हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी लगाव या फिर कोई भी ऋण कर सकते हैं। इनको ही समझते हैं। भारत, अमेरिका, चीन, इटली, ये क्या थे? देश। और ये क्या है इधर? ये क्या है? देशों के नाम। ये क्या है? देश। और देशों के मध्य क्या हो सकती है? शत्रुता। इधर कहीं राम है, रोहन है, सोहन है, मोहन है, क्या है ये? लड़का। और लड़कों में क्या हो सकती है? मित्रता हो सकती है। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, आगरा, क्या है ये? नगर है। और नगरों में क्या हो सकती है? मित्रता हो सकती है। यदि नाम आए, यदि किसी भी देश का नाम आए, किसी भी देश का नाम आए, तो कौन सी संज्ञा? कौन सी संज्ञा? ये पूरी होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देश, लड़का, नगर, ये कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। और ये कौन सी संज्ञा? ये आपकी है कौन सी? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ये है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इधर है आपकी जातिवाचक संज्ञा, और इधर है आपकी भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आगे बात करते हैं संज्ञा के बारे में। मैंने बताया था कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जिन्हें हम कल्पना के आधार पर विचार कर सकते हैं, और बिना कल्पना के जो अकाल्पनिक है, सभी के सभी शब्दों के नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा ये क्या है? मार्कर है, पेन है। मैंने कहा ये बोतल है, ये क्या है? बोर्ड है। ये क्या है? लड़की है। तो ये सभी के सभी क्या है? सड़क है। सभी के सभी नाम क्या है? संज्ञा होती हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं और नहीं भी जानते। यदि मैं संज्ञा को तोड़ूं तो सम प्लस ज्ञा। सम का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। सम्यक का होता है ठीक प्रकार से जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। आगे मैंने बात की थी शब्द किसके अंतर्गत डाले गए हैं? वर्णों के या शब्दों के? वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं? ये संज्ञा शब्द। तो रूप एवं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हुआ है, जिसके आधार पर 2 वर्गीकरण हो चुके हैं, बेकारी और अविकारी। अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि बेकारी में परिवर्तन होते हैं। किस किस के आधार पर विकारी के अंतर्गत परिवर्तन किए जा सकते हैं? लिंग, वचन, कारक, काल, इन चारों के आधार पर परिवर्तन किए जा सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं कि अब ये संज्ञा है, संज्ञा में किस किस के आधार पर परिवर्तन हो सकता है? तो किसके आधार पर हो सकता है? ये लड़का संज्ञा है, और लड़के में किसके आधार पर चेंज हो गया? लिंग के आधार पर परिवर्तन हो गया। आगे लड़के शब्द बना, लड़का से क्या बना? लड़के, तो लड़के में वचन के अनुसार चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। जबकि लड़का ने लड़के को
तो ये किसके आधार पर हो गया? कारक के अनुसार चेंज हो गया। तो संज्ञा शब्द 3 के आधार पर तो परिवर्तित होते हैं, जबकि काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। आगे बात करें संज्ञा। अंग्रेजी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा अंग्रेजी में 3 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। अंग्रेजी में 5 प्रकार की संज्ञा होती है। हिंदी में 3 प्रकार से संज्ञा होती है। कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। पुरानी डेफिनेशन है। या फिर कह सकते हैं काल्पनिक व अकाल्पनिक, काल्पनिक व अकाल्पनिक को हम संज्ञा कहते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम भी मिलता है, नामों की अधिक संख्या होने के कारण इन्हें महानाम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। पहला है आपका कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी कौन सी संज्ञा है? तीसरी संज्ञा है आपकी भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या भेद होते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई भी भेद नहीं होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। जी हाँ, जातिवाचक के भेद होते हैं। एक तो होता है आपका द्रव्यवाचक और दूसरा होता है कौन सा? समूहवाचक। समूहवाचक या फिर कह सकते हैं इसका दूसरा नाम समुदायवाचक। समुदायवाचक। तो कितने भेद माने गए हैं? जातिवाचक के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है द्रव्य और दूसरा होता है आपका समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा में कितने होते हैं? भाववाचक के भी 2 भेद माने गए हैं। एक तो होता है आपका ऋण भाववाचक संज्ञा और दूसरा होता है आपका ऋण भाववाचक संज्ञा और दूसरा होता है आपका यौगिक भाववाचक संज्ञा। यौगिक भाववाचक संज्ञा। यौगिक भाववाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं हिंदी में? 3 भेद होते हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक का कोई भी भेद नहीं होता है। जातिवाचक के आपके 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो है द्रव्य और एक है समूह या समुदाय। आगे नेक्स्ट बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। तो भाववाचक संज्ञा में ऋण होता है और दूसरा भेद कौन सा है? यौगिक भाववाचक संज्ञा होती है। तो ये भी आपको आना चाहिए। आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से ऋण भाववाचक संज्ञा है और ऑप्शन है आपके सामने प्रेम, बचपन, यौगिक, बुढ़ापा। तो निम्न में से ऋण भाववाचक संज्ञा है तो कौन सी होगी निम्न में से ऋण भाववाचक संज्ञा? अब ये आपको बतलानी है। तो इनमें से आपकी पहली है जो ये ऋणवाचक संज्ञा होती है। कौन सी? ऋण भाववाचक संज्ञा। ऋण भाववाचक संज्ञा किसमें होती है? प्रेम में। जबकि बचपन किससे मिलकर बना है? बच्चा से। जबकि यौवन किससे मिलकर बना है? युवक से। और जबकि बूढ़ा शब्द से क्या बना है? बुढ़ापा बना है। अब बात करते हैं संज्ञा के कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है संज्ञा को। तो संज्ञा को एक तो हम प्राणीवाचक कह सकते हैं, दूसरा हम अप्राणीवाचक कहते हैं। दूसरा कौन सा है? अप्राणीवाचक।
अप्राणीवाचक। यदि हम चर्चा करें गणना के आधार पर, किसके आधार पर? गणना के आधार पर, गणना के आधार पर। और गणना के आधार पर कितने भेद माने गए हैं? गणना के आधार पर भी 2 भेद माने गए हैं। किसके? संज्ञा के। कौन कौन से? एक तो होता है गणनीय, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, और दूसरा है अगणनीय। अगणनीय, पहला है गणनीय और दूसरा है अगणनीय। संज्ञा आधार पर 2 भाग होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणी में होते हैं सजीव। कौन होते हैं? सजीव। जबकि अप्राणी में कौन होते हैं? निर्जीव। जैसे मैंने कहा टेबल, मैंने कहा मेज, मैंने कहा पेन, मैंने कहा पेंसिल, ये सभी निर्जीव है। मैंने कहा सड़क, बस, तो ये क्या है? निर्जीव। और निर्जीव किस में आते हैं? अप्राणीवाचक के अंतर्गत समाहित होते हैं। जबकि प्राणी में सजीव होते हैं। सजीव में लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, मनुष्य, मनुष्य, उसके बाद में मैंने कहा दानव, मानव। तो ये सभी शब्द, पक्षी, पशु, सभी शब्द किस में आते हैं? सजीव में आते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। प्राणी में सजीव होते हैं, अप्राणी में निर्जीव होते हैं। गणनीय में जिनकी हम गणना कर सकते हैं, यही उदाहरण लड़का है, हम गणना कर सकते हैं। लड़के की हम गणना कर सकते हैं। दास की हम गणना कर सकते हैं। नौकर की हम गणना कर सकते हैं। जबकि अप्राणी में या अगणनीय में, जैसे मैंने कहा दूध गणना नहीं होती है, दही गणना नहीं होती है, रेत गणना नहीं होती है, पानी। तो ये ऐसे शब्द जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं? अगणनीय कहलाते हैं। और गणनीय कौन से होते हैं? जिनकी हम गणना कर सकते हैं। तो ये तो आपके रहे कौन कौन से? संज्ञा के आधार पर 2 वर्गीकरण। आगे बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यदि मैं व्यक्ति की बात करूं, वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति की या विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा व्यक्तिवाचक में देश, देश शब्द जातिवाचक है। यदि देश का नाम आए, भारत है, अमेरिका है, चीन है, नाम आए तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश आए, देश खुद शब्द आए तो जाति, अगर इसका नाम आए तो व्यक्ति। वैसे ही नगर आए, नगर शब्द आए तो नगर शब्द आए तो जाति, और नगर का नाम आए तो व्यक्तिवाचक। आगरा, मथुरा, यदि नगरों के नाम आए तो कौन से? व्यक्तिवाचक। यदि मैं कहूँ समाचार पत्र, तो समाचार पत्र खुद में कौन सा है? समाचार पत्र खुद में जातिवाचक है। यदि समाचार पत्र का नाम आए, जैसे राजस्थान पत्रिका, जैसे कि अमर उजाला, जैसे कि दैनिक भास्कर, यदि नाम आ रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि युद्धों के नाम आए, युद्ध शब्द आए, युद्ध शब्द आए
तो जातिवाचक, युद्ध का नाम आए तो व्यक्तिवाचक, जैसे पानीपत का युद्ध, जैसे तराइन का युद्ध, जैसे तराइन का युद्ध, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, युद्ध का विशेष नाम आए तो ये क्या है आपके व्यक्तिवाचक। यदि आपके युद्ध शब्द दे रखा है तो जातिवाचक। इसी आधार पर यदि महीना शब्द आए, महीना होते हैं और नाम आए तो व्यक्तिवाचक, महीना शब्द आए तो जातिवाचक। महीना है जैसे जनवरी है, फरवरी है, कोई भी नाम आए तो व्यक्तिवाचक, नहीं आए तो महीना शब्द दिया है तो जातिवाचक। जैसे आपकी दिशा है, दिशा शब्द में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, और दिशा का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आगे दिन का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक और दिन शब्द आ जाए, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शनि, ये सभी किस में आएंगे, शुक्र, शनि, व्यक्तिवाचक में, जबकि इस दिन शब्द में आएगा जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार महासागर शब्द आए तो जातिवाचक संज्ञा और महासागर का नाम आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे प्रशांत है, अटलांटिक है, ये सभी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में, और जबकि महासागर शब्द किस में आएगा, जातिवाचक में आता है। एक विशेष बात, यदि किसी जाति का कोई नाम दे रखा है, जैसे गाय है और गाय के सामने कामधेनु गाय दे रखा है, तो अब ये नाम विशेष के आधार पर किस में आ जाएगी, कामधेनु, तो ये अब व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। यदि गाय शब्द दे रखा है तो आपकी ये जातिवाचक संज्ञा होती है। ऐसे ही नकुल है, ये दे दिया तो ये क्या है, नेवला का, तो ये नाम दे दिया नकुल, तो नकुल किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाता है। ऐसे ही गौरैया है तो ये सभी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में आते हैं। अब भाववाचक की बात करते हैं तो भाववाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं। देखो, भाव का मतलब होता है, भाव का अर्थ क्या होता है, भाव होता है अंदर के भाव उत्पन्न होना। क्या हम भावों को स्पर्श कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, हम भावों को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाव को केवल महसूस किया जाता है, केवल महसूस किया जाता है, केवल महसूस किया जाता है, केवल महसूस किया जाता है। किसको, भाववाचक संज्ञा को। क्या हम इसे छू सकते हैं, बिल्कुल नहीं, हम भाववाचक संज्ञा को छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं भाववाचक के दो भेदों की मैंने बात की थी, एक तो की थी ऋण की और दूसरी की थी मैंने यौगिक की। यदि मैं ऋण के अंदर लिखूं, जैसे प्रेम है, दया है, क्रोध है, दया है, प्रेम है, क्रोध है, दुख है, सुख है, तो ये क्या है, ऋण है। क्या है, ऋण। क्यों, क्योंकि ये अंदर से सहज रूप से उत्पन्न होते हैं, इनमें हमें यौगिक की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी और भाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर यौगिक कौन से होते हैं, जो लड़का से बना लड़कपन, बच्चा से बना बचपन, मम से बना ममता, अहम से बना अहंकार, बूढ़ा से बना बुढ़ापा, और मनुष्य से बना
शिशु से बना शैशव और विधवा से बना वैधव्य। तो ये क्या है? ये यौगिक संज्ञा होती है और यह रूढ़ संज्ञा होती है। आगे मैंने एक बात की थी जातिवाचक संज्ञा की, और जातिवाचक में भी मैंने दो भेद आपको बताए थे। जातिवाचक के दो भेद माने गए हैं। पहला है द्रव्य और दूसरा भेद है इसमें समुदाय। द्रव्य की बात करें तो तरल ठोस पदार्थ किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने कहा दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो दूध को मैंने रेखांकित कर दिया। अब बताना है आपको निम्न में से दूध शब्द में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। कौन सा होगा? द्रव्यवाचक। दूसरा प्रकार दूध में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। अब आपका आंसर होगा जातिवाचक। दूध है, दही है, पानी है, सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है। खेतड़ी खान से तांबा निकाला जाता है। खेतड़ी खान से तांबा निकाला जाता है और तांबा को क्या कर दिया मैंने? रेखांकित। और पूछ लिया निम्न में जातिवाचक का निम्न में संज्ञा का भेद है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक। तो आपका आंसर होना चाहिए द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक समूह नहीं होता है, द्रव्य समूह नहीं होता है, द्रव्यवाचक होता है। यदि मैं बात करूं समुदाय की, तो समुदाय को भी आपको देखना है। समुदाय में होते एक व्यक्ति नहीं होता है, अधिक से अधिक व्यक्तियों से क्या बनता है? समूह बनता है, समुदाय बनता है। जैसे मैंने लिखा सभा, क्या एक बंदे से सभा बन सकती है? नहीं। मैंने कहा समिति, क्या एक बंदे से हो सकती है? नहीं। मैंने कहा झुंड, मैंने कहा मंडली, मैंने कहा गोष्ठी, मैंने कहा दल, मैंने कहा समूह, मैंने कहा सेना, मैंने कहा पुलिस। मैंने आपसे पूछा भीड़। क्या इन शब्दों में एक वचन है? तो इनमें वचन की दृष्टि से देखें तो इनमें ये कौन से है? समुदायवाचक। तो समुदायवाचक में वचन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुवचन होता है या एक वचन? तो इनमें एक वचन होता है। हम देखते हैं सभा, और सभा में हम ध्यान लगाते हैं कि सभा तो कई बंदों की जुड़ती है, जबकि सभा लग रही है। कभी भी हम बहुवचन में नहीं कहते हैं। समिति, झुंड जा रहा है, मंडली आ रही है, गोष्ठी लग रही है। तो कौन सा वचन? एक वचन। दल जा रहा है, छात्रों का दल घूमने जा रहा है, या छात्रों का दल घूमने जा रहे हैं। ये वाक्य अशुद्ध होता है, जबकि क्या होता है? छात्रों का दल घूमने जा रहा है। इधर समूह में एक से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है, जबकि वचन की दृष्टि से बात करें तो वचन कौन सा होता है? इसमें एक वचन होता है। सेना की बात करें तो वचन की दृष्टि से कौन सा है? एक वचन है। यदि मैं पुलिस की बात करूं, पुलिस जा रही है, तो कौन सा होगा? वचन की दृष्टि से पुलिस शब्द क्या होगा? एक वचन होगा। भीड़ जा रही है या है? तो भीड़ जा रही है। तो बात करें वचन की, तो पूरे समुदायवाचक में एक वचन का प्रयोग होता है। आपसे पूछा जा सकता है
भीड़ में वचन है, एक वचन, बहुवचन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है भीड़ में कौन सा वचन होता है। भीड़ में एक वचन ही होता है। कौन कौन से बताए थे मैंने? व्यक्तिवाचक का कोई भेद नहीं होता है, ये आपने समझ लिया। जबकि जातिवाचक के दो भेद माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो होता है द्रव्य और दूसरा होता है आपका समूह। इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद में मैंने बात की थी भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा को स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जाता है। जैसे मैं किसी गर्म वस्तु को छू तो सकती हूँ, लेकिन गर्मी को केवल मैं महसूस कर सकती हूँ। गर्म वस्तु को मैं छू सकती हूँ, लेकिन गर्मी को मैं छू नहीं सकती। सर्द है, सर्द ठंडी वस्तु को मैं छू सकती हूँ, लेकिन सर्दी को मैं छू नहीं सकती। उसी प्रकार भूखा है, भूखे व्यक्ति को मैं छू सकती हूँ, लेकिन उसकी भूख को मैं छू नहीं सकती। तो ये क्या है? केवल और केवल जिन्हें हम महसूस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन्हें छू नहीं सकते, मित्र है, अब मित्र को मैं छू तो सकती हूँ, लेकिन उसकी मित्रता का जो भाव है उसको मैं छू नहीं सकती। शत्रु है, शत्रु को मैं छू सकती हूँ, दुश्मन को मैं छू सकती हूँ, लेकिन शत्रु की जो शत्रुता का भाव रखता है उसे मैं छू नहीं सकती। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा यही कहती है कि भाववाचक संज्ञा को स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल और केवल महसूस किया जाता है। तो भाववाचक संज्ञा के भी दो भेद हो गए। कौन कौन से? रूढ़ और यौगिक। रूढ़ की बात करें तो रूढ़ में मैंने अभी आपको बताए थे, जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, अचानक ही उत्पन्न हो जाते हैं किसी को देखकर, उन्हें कहते हैं हम रूढ़ भाववाचक संज्ञा। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो बदहाल है, तो उसके ऊपर क्या आती है? हमें दया का भाव उत्पन्न होता है। और कोई व्यक्ति है जो कठोर शब्द बोल रहा है, उसके ऊपर कौन सा आता है भाव? शत्रुता का भाव निकलता है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनी है। आगे यौगिक की बात करें, जो जातिवाचक संज्ञा से यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? 5 प्रकार से किया गया है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा क्रिया से और पांचवा अव्यय से। किसका? यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कौन कौन से? एक बार देख लेते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से। किससे? जातिवाचक संज्ञा से। दूसरा किससे निर्माण हुआ है? दूसरा हुआ है आपका सर्वनाम से। तीसरा किससे निर्माण हुआ है? तीसरा हुआ है आपका विशेषण से। चौथा किससे निर्माण हुआ है? चौथा हुआ है आपका क्रिया से। और पांचवा किससे निर्माण हुआ है? पांचवा हुआ है आपका अव्यय से। कैसे कैसे हुआ इसको भी आप अब देख लेते हैं। लड़का, लड़का से क्या बनेगा? लड़कपन। युवक जातिवाचक संज्ञा यौवन। बूढ़ा बुढ़ापा। दास दासता। नौकर से क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा? नौकरी। आगे चोरी से क्या बने? चोर से क्या बनेगी? चोरी। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हुआ है। नारी से क्या बनेगा? नारित्व। विधवा से क्या बनेगा? वैधव्य। नर से क्या बनेगा? नरत्व शब्द बनता है। सर्वनाम की बात करें, मम से बनेगा ममत्व या ममता। अहम से बनेगा अहंकार। सर्व से बनेगा सर्वस्व। तेरा से बनेगा तेरापन। मेरा से बनेगा मेरापन। तो ये सभी किस में आते हैं? सर्वनाम में आते हैं। यदि मैं विशेषण की बात करूं, लाल से क्या बनेगा? विशेषण भाववाचक संज्ञा। लाल शब्द विशेषण है और लाल शब्द से जो भाववाचक संज्ञा बनी है वह बनी है लालिमा। काला, मोटा से क्या बनी? मोटापा। उसके बाद में मैंने कहा शिष्ट। शिष्ट
विशेषण से क्या बनी? शिष्टता। मैंने कहा अच्छा, अच्छा विशेषण है और अच्छा से भाववाचक संज्ञा बनी अच्छाई। मैंने कहा सच्चा, सच्चा विशेषण है, इससे बनेगी सच्चाई। मैंने कहा सुंदर, सुंदर से भाववाचक संज्ञा बनेगी सौंदर्य। क्या बनेगी? सौंदर्य। और मैंने कहा कुरूप, तो कुरूप से क्या बनेगी? कौरूप्य। क्या बनेगी? कौरूप्य। तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक में कौन? यौगिक। यौगिक से किसका निर्माण? विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनी है। इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है। निम्न में से, निम्न शब्दों में से सर्वनाम से बनी भाववाचक है, यह सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? किससे निर्मित? सर्वनाम से। सर्वनाम से मैंने लिखा अहंकार, मैंने लिखा दूसरा लालिमा, मैंने तीसरा ऑप्शन लिखा सामीप्य, मैंने चौथा ऑप्शन लिखा आपका निकटता। तो कौन सा होगा? सर्वनाम से होगी आपकी अहंकार। अहंकार किससे बना है ये भी आपको आना चाहिए। अहम से बना है। ये लाल है, लाल से भाववाचक संज्ञा बनी है लालिमा, तो ये विशेषण से निर्मित है। ये समीप है, समीप शब्द अव्यय होता है और अव्यय से क्या बनी है? सामीप्य। और आगे निकट है, यह भी अव्यय शब्द है और निकट से क्या बनी है? निकटता। तो ये तो हुए आपके कौन? भाववाचक संज्ञा के निर्माण। आगे चर्चा करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा प्लस उसके उदाहरण, फिर उसके बाद जातिवाचक की संज्ञा और फिर उसके उदाहरण। यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना लिया जाए तो, यदि भाववाचक संज्ञा को, यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए बहुवचन बना दिया जाए तो भाववाचक संज्ञा किस में बदल जाती है? भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। कैसे? जैसे मैंने कहा छात्रों को, किसको? छात्रों को लिखावटों पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों को विशेष रूप से लिखावटों पर ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से किस पर ध्यान देना चाहिए? लिखावटों पर ध्यान देना चाहिए। क्लियर हो गया? छात्रों को विशेष रूप से लिखावटों पर ध्यान देना चाहिए। किस पर? लिखावटों पर। लिखावट शब्द होती है भाववाचक संज्ञा, जबकि मैंने लिखावटों ओ की मात्रा लगा दी, अब क्या बन गई ये? भाववाचक संज्ञा। लिखावटों पर ध्यान देना चाहिए। अब ये बहुवचन बनने के बाद में किस में चला जाएगा? अब ये वाक्य जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे ईर्ष्याएं, आजकल मनुष्य में ईर्ष्याएं बढ़ गई हैं, तो ईर्ष्याएं किस में चला जाएगा? ईर्ष्या चला जाएगा आपके किस में? जातिवाचक संज्ञा में। सिर्फ ईर्ष्या शब्द होता तब तो रहता आपका किस में? भाववाचक में। और ईर्ष्याएं
तो किस में चला गया? जातिवाचक संज्ञा में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। बात